इम्तियाज़ रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं इसकी। जी। अब अभी आशा स्कूल के कैमरा दिखाई पड़ रहे हैं उनके फोटो? हाँ थोड़ा, हाँ दिख रहे हैं एक्चुअली, थोड़ा साइड वाले नहीं दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? ओके ओके, ठीक है। हाँ। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार। और पंचमुखी जी भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो अलग से ज्वाइन किए हैं। कैसे हैं पंचमुखी जी? नमस्ते। तो दिव्या जी हमारे साथ हैं आज, और जैसे आपको मालूम है कि दिव्या जी सोशल साइंस की एक्सपर्ट हैं। ये जो आप लोगों ने जो चैप्टर दिया था वो उसका उदाहरण लेके ये जो है आज के सेशन में ये बताएंगी कि कैसे उसको अच्छी तरह क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जा सकता है। और मेरा बस एक ही अनुरोध है दिव्या जी से और आप सभी से कि पार्टिसिपेशन अच्छा होना चाहिए। काफी समय दिव्या जी आप लोगों को देंगी सवाल जवाब के लिए, तो फ्रीली मतलब स्वच्छंद तरीके से सवाल करिए और जो भी आपके डाउट हैं। और नंदलाल जी, हम लोग ऐसा करेंगे आज के सेशन के बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि कौन आपके कोई, आप लोग चुन लीजिए एक दो टीचर जो ये आज का तरीका यूज करके फिर एक्चुअल क्लास लेंगे बच्चों के साथ। हाँ जरूर जरूर। हाँ, और वो सेशन आप लोग डिसाइड कर लीजिए, अगले कुछ दिनों में उसको कर लीजिए। और उसमें अगर आप लोग चाहते हैं उससे फायदा होगा तो हम लोग भी, अगर आप लोग कैमरा लगाएंगे ना तो हम लोग भी ज्वाइन करके देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, और उसके बाद वो सेशन के बाद ना फिर हम लोग एक फीडबैक फिर से कर लेंगे कि कैसा रहा आपके टीचर का एक्सपीरियंस, कोई दिक्कत आई तो ऐसा कर लेंगे ना कि जिस दिन ये क्लास चलेगा जी उस जी दिन जो है कि एक लिंक, जूम लिंक कर लिया जाएगा और उससे जो है कि अटैच कर दिया जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। वो क्लास ऑटोमेटिक चलता रहेगा और जो लोग अटेंड करना चाहें तो लिंक पर जाकर के अटेंड कर सकते हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह से जब वो शरद जी साइंस का सेशन लेंगे और रमेश मैथ का लेंगे, उसके बाद भी आप एक्चुअल जो है कोई टीचर चुन करके ना उसको एक्चुअल में बच्चों की क्लास करवाइएगा। और ये सब क्लास होने के बाद हम लोग फिर एक मीटिंग करेंगे, टीचर्स का एक्सपीरियंस ले लेंगे आपके कि उनको उनका अनुभव कैसा रहा, कोई दिक्कत आई कि नहीं आई, फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए। आज 2-3 टीचर नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात, हाँ बाकी लोग कोई हैं। बाकी लोग हैं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, दिव्या आप शुरू कर सकती हैं। दिव्या, अगर आपको इनका इंट्रोडक्शन अगर करना है तो हम लोग क्विकली कर सकते हैं, आज आपके ऊपर है। अगर आप सबको जानती हैं तो कोई बात। मैं सीमा जी को जानती हूँ, और सीमा जी एक्चुअली बहुत और विद्या जी हैं शायद, या एक बार इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं। जल्दी से एक बार फिर से सुनील हाँ, सर लोक को मैं समिति के जानती साथ ही हूँ। अपना हाँ क्विक इंट्रोडक्शन कर लें, जिससे कि हाँ फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, फिर दिव्या जी शुरू करें। जी, मैं सुनील कुमार, अच्छा हाँ सा सुनील जी। सुनील सर आपको तो बहुत अच्छे से हम जानते हैं, आपसे रोज क्लास में मिलते हैं। नमस्ते नमस्ते। प्रिंसिपल सर को भी हम जानते हैं, श्याम सुंदर जी भी, हाँ राइट। श्याम सुंदर सर। नमस्ते सर। जी, मेरा नाम शमा बानू है और हम एक केजी के क्लास टीचर हैं। हाँ शमा, जी। शमा बानू, हाँ शमा जी। नमस्कार शमा जी। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है, हम कक्षा नमस्कार विद्या जी। विद्या जी, हाँ। नमस्ते मैम, मैं श्याम सुंदर हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। सर आपको तो जानते हैं, बिल्कुल जानते सामाजिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक हूँ। श्याम जी। सुंदर जी, आपको सब लोग, आप बहुत पॉपुलर हैं। नंदलाल जी नमस्कार। और मैं नंदलाल हूँ। नमस्कार नंदलाल जी। नमस्ते नमस्ते, यस। और पीछे सीमा जी हैं। पीछे सीमा जी हैं, हाँ नमस्ते सीमा जी, ठीक। अच्छा, जो चैप्टर आपने मुझे भेजा था उसमें मैं बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कर पा रही थी। मैंने दूसरा चैप्टर उठाया है जिसमें माइंड मैपिंग और टेबल और बाकी चीजें सब एक साथ कर पा रहे थे, तो आज उसको करते हैं और उस चैप्टर का लेसन प्लान मैं आपको बाद में बना के दे दूंगी। ठीक रहेगा ऐसा? ठीक है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अच्छा, ये कौन सा चैप्टर है दिव्या जी, और ये किस स्टैंडर्ड का? ज्योग्राफी का है, क्लास अच्छा, 7th का। क्लास 7th का जॉब। स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियां, हाँ, पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां, ओके ये ओके। उस पे बेस्ड चैप्टर है। तो इसमें एक्चुअली माइंड मैपिंग और ये चैप्टर टेबल। दिव्या जी, ये लोक समिति के साथी लोग, आपके पास ये चैप्टर है ना वहाँ पे? आप लोग के पास बुक है? स्टैंडर्ड बट बुक की जरूरत नहीं होगी, मेरे पास यहाँ हाँ, पे है, ई कॉपी ठीक है। ठीक तो है, मैं ठीक उससे ठीक 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 जरूरत होगी जहाँ पे हम खोल के ठीक देख ठीक लेंगे उसको। ठीक ठीक ठीक।
अच्छा, और इसमें कुछ थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से भी ऐड किया है कि बच्चों को पढ़ाते समय अगर विषय से संबंधित हम थोड़ा सा और उनको बता दें तो अच्छा रहता है, मतलब इसलिए। तो जो कक्षा 7 की ज्योग्राफी की बुक है उसको अगर हम देखें तो उसमें टोटल 11 चैप्टर हैं। पहले 4 चैप्टर जो है पृथ्वी और उसकी संरचना से संबंधित हैं। उसके बाद के 3 चैप्टर्स जो हैं वो वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल पे आधारित हैं, और उसके बाद के 3 चैप्टर हमारे प्राकृतिक प्रदेश हैं। अगर हम अपने सिलेबस को इस हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें काफी आसानी हो जाती है कि जब हम पहले 4 चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम ऐसे पढ़ाएं कि चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। और एक इकाई है कि पृथ्वी और उसकी संरचना, पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना, पृथ्वी के ऊपर मिलने वाली स्थलाकृतियां, स्थलाकृतियों का बदलता स्वरूप, ये सब अगर हम एक साथ पढ़ाएंगे उनको और इसके बाद हम एक कॉमन समरी उनको दे दें तो भी बच्चों को काफी आसानी होती है चीजें याद रखने में। अच्छा, अब एक छोटी सी एक्टिविटी है यहाँ पे हमारे लिए। एक्टिविटी ये है कि यहाँ पे आपको ये पढ़ना है कलर। यहाँ पे ब्लू लिखा है मगर लाल रंग से लिखा है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको रेड पढ़ेंगे। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रे ऐसे पढ़ना है, इसको ब्लू नहीं पढ़ना है। तो ये एक छोटा सा एक्टिविटी है जो अभी आप लोग करेंगे। कौन सबसे ज्यादा सही पढ़ पाएगा? तो प्लीज शुरू करें। कौन शुरू करें? जो रंग है वो पढ़ना है, जो रंग है वो बताना है, शब्द नहीं पढ़ना है। ये तो गलत हो गया, पहले ही रेड नहीं पढ़ना है, इसको ग्रीन पढ़ना है। जो रंग है ना वो पढ़ना है। तो हम कहाँ से शुरू करें? एक एक बारी, एक जन एक बारी पढ़ेगा। चलिए सीमा पढ़ रही है। सीमा जी पढ़िए। कलर क्या? सेम कलर। हाँ, जो लिखा है वही पढ़ना है, आप देख कर। कलर कौन सा है, किस कलर से? देखिए जैसे ये लिखा है यहाँ पे सीमा जी रेड है मगर ग्रीन कलर से। आप बैठे रहिए, प्लीज बैठे रहिए। लिखा रेड है मगर ग्रीन कलर से लिखा है, तो इसको ग्रीन पढ़ना है। ब्लू थोड़ा जल्दी जल्दी बात नहीं करना तो जल्दी जल्दी, जैसे ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, हाँ ऐसे। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड। नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है। ये ग्रीन है, जो रेड लिखा है इसको ग्रीन पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे हरा रंग है। तो एक मैंने एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है, एक लोग शुरू करते हैं। हाँ, अच्छा समाज ही शुरू कर रहे हैं, आप सुनिए। मैं हाँ ठीक है सर, बताइए। ब्लू, ग्रीन, सॉरी ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, फिर ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल और येलो। अच्छा, अब ये बहुत तो अच्छा। ये एक बड़ा मजेदार खेल है। इसमें क्या होता है, हमारा जो दाईं तरफ का मस्तिष्क है, जो सीधे हाथ का ब्रेन है, वो शब्द बोलना चाहता है जो वहां लिखा है, मगर जो हमारा बाईं तरफ का ब्रेन है वो कलर को आइडेंटिफाई करता है, कलर को पहचानता है। अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना होता है अपने दाएं ब्रेन को और अपने बाएं ब्रेन को, और ये काफी मुश्किल काम होता है। मैं चाहूंगी एक एक बारी प्लीज आप लोग सभी थोड़ा थोड़ा ट्राई करें इसको। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए प्लीज। एक और साथी ट्राई करें। हाँ जी।
रेड, ब्लैक, हाँ, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ब्लू, अरे ग्रीन, ब्लू, नहीं पर्पल, येलो। ठीक है सर। ठीक है। नहीं, अच्छा कोशिश है, पर हमें सोचना पड़ता है कई बार। हाँ, बहुत बढ़िया कोशिश है। वो दाई तरफ आप पढ़िए, मास्टर जी पढ़िए प्लीज। मैं पढ़ूं? हाँ प्लीज। हाँ, 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 एकदम नंदलाल जी। चलिए, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, एक भी गलती नहीं हुई। बहुत ही बढ़िया। और काफी हाँ, स्पीड भी बढ़िया थी। बहुत बढ़िया। विद्या जी आप पढ़िए, आप पढ़ना चाहते हैं। विद्या, ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल। गड़बड़ हुआ। हाँ चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ग्रीन, पर्पल, येलो। वेरी गुड विद्या जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही बढ़िया। सीमा जी। हाँ जी बताइए। ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो। ओके, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ब्लू को रेड पढ़ा आपने, एक गड़बड़ हुई बस। हाँ सुनील सर, अब आपका नंबर आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी। ग्रीन, रेड, ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक, रेड, येलो, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, पर्पल, येलो। वेरी गुड, वेरी गुड। अमित जी भी है बहुत क्लास अच्छा। में? नहीं, अमित जी का असल में माता जी का देहांत हो गया था, तो उनका उसकी सेरेमनी है वहां पे। हाँ, अच्छा, ओहो। हाँ, वो नहीं ओके। आया। तो आप सभी लोगों ने देखा कि दाईं तरफ और बाईं तरफ के ब्रेन में कितना स्ट्रगल होता है अच्छा, और ये एक्टिविटी कराने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि थोड़ा सा बच्चों की मानसिकता समझें। वो जो है बेचारा, उसको क्लास में बिठा दिया गया है, उसका पूरा ध्यान है बाहर खेलने पे। या बच्चे बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत तरह की बहुत कल्पनाशील होते हैं बच्चे। हो सकता है आप उनको पर्वत के बारे में पढ़ा रहे हैं और वो एक्चुअली पहाड़ पे घूम रहे हो, अगर उन्होंने कोई वीडियो देखा है या कभी फोटो देखी है तो। बहुत जरूरी है कि बच्चे का कंसंट्रेशन, उसका दायां और बायां मस्तिष्क एक लाइन में लाके उसको पढ़ाया जाए। इसलिए इस तरह की एक्टिविटी मैंने कराई। अच्छा, अब कैसे करना है उसको? अगर हम बच्चे को भूगोल पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है भूगोल में, उसको ये भी नहीं पता है कि भूगोल पढ़ के उसको करना क्या है, उसको क्यों जानना है कि मौसम क्यों बदलते हैं, पहाड़ क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पत्थर क्या होता है, क्यों बनता है। मगर हमें उसको पढ़ाना है, एक क्योंकि सिस्टम है पढ़ाने का इसलिए पढ़ाना है। दो, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है,
वो ये है कि जब बच्चे अपने वातावरण के बारे में जानते हैं, तब उसके बारे में सजग होते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए या वातावरण से क्या चीजें हमें मिलती हैं, उसका क्या फायदा है, उसके लिए वो तैयार होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने पाठ पे। हमारा पाठ है पृथ्वी के स्थल स्वरूप। अब पृथ्वी की संरचना के बारे में इससे पहले के पाठ में बच्चों को पढ़ाया जा चुका है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है और पृथ्वी की बाह्य संरचना कैसे होती है। अब स्थल पे पाए जाने वाले प्रमुख स्वरूप क्या है वो हम यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसको पढ़ाने से पहले कोई एक्सरसाइज या किस तरह के क्वेश्चन आंसर्स क्लास में होने चाहिए, आप में से कोई अगर बताएं तो। अगर आपको क्लास में पढ़ाना है बच्चों को कि पृथ्वी पे किस तरह की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कौन से स्थल स्वरूप होते हैं। तो दिव्या जी आप ये पूछ रही हैं कि शुरू में क्या कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से ना? हाँ हाँ हाँ, पहले भी मैंने बताया था कि पढ़ाने के पहले करनी चाहिए कि जो चैप्टर हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम हम बच्चों से निकलवाएं। हाँ हाँ, हम नहीं बताएं कि आज हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, आज हम पठार के बारे में पढ़ेंगे या आज हम मैदान के बारे में पढ़ेंगे। हो सकता है बच्चों को पठार ना पता हो क्या होता है, वहां हम उन्हें बताएंगे, मगर पहाड़ और मैदान तो बच्चों को पता होते हैं। भले वो आपको भौगोलिक शब्दों में बताएं या वो आपको अपनी लोकल भाषा में बताएं, मगर उनको पता होगा। तो किस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों से कि अगर बच्चों का उत्तर पर्वत आए या पहाड़ आए, आप में से कोई बताना चाहेगा? कोई भी सुझाव देना चाहे लोक समिति के। सकते हैं कि बच्चों से कि जैसे हिमालय पर्वत है या फिर एवरेस्ट है या पहाड़ों की चोटियां, जो उन्होंने कुछ चोटियां जानते हैं, तो अगर कितने हिमालय पर्वत है या हिमालय की चोटियां कितनी हैं, या फिर आप कितने लोगों ने आसपास के जो ऊंचे चट्टान देखे हैं, ऊंचे टीले की तरह जो है, उसको आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? जी जी, मगर श्याम सुंदर जी, यहाँ पे हमें पर्वत शब्द का प्रयोग नहीं करना है, पहाड़ शब्द का प्रयोग नहीं करना है, और हमें कोई डायरेक्ट हिंट भी नहीं देनी है बच्चों को। जैसे कि जो स्थान है उसको किस नाम से जानते हैं। अच्छा, ये भी ठीक है सीमा जी, मगर ऊंचा स्थान तो बच्चे के लिए कुछ भी हो सकता है ना? घर की छत भी हो सकती है या चबूतरा भी हो सकता है। अगर हम ऐसे पूछे, शायद बच्चों को ये पता हो कि गर्मियों में लोग कहाँ घूमने जाना पसंद करते हैं, ठंडी जगहों पर। ठंडी जगहें कहाँ होती हैं? तब हो सकता है बच्चे कह पाए पहाड़ी स्थान, या फिर हम बच्चों को कुछ चित्र दिखा सकते हैं, थोड़े से इस तरह के सवाल करके या बच्चों को चित्र दिखा के। अगर हम बच्चों को किसी पहाड़ का चित्र दिखाते हैं तो बच्चे समझ जाएंगे कि ये क्या है, पहाड़ है। हमें नहीं बोलना है, हम इधर उधर से हिंट देके बच्चों से वो चीज कहलवाएं। पहाड़ को और क्या कहते हैं? पहाड़ को पर्वत कहते हैं। फिर पहाड़ ऊंचा होता है, हम जिस जगह रहते हैं वो कैसी है? अगर बच्चे बता पाते हैं कि समतल है या बराबर जमीन है वहां पे, या हम उनको फिर मैदान का चित्र दिखा सकते हैं, या जैसे यहाँ पे मैंने एक ये चित्र लगाया है, इस पे तो मैंने लिख दिया है उनको समझाने के लिए, मगर हम कुछ चित्र उन्हें दिखा सकते हैं जो उनकी किताब से ना हो। और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि बच्चों को जो भी हम उदाहरण दें वो ऐसे उदाहरण दें जो उनकी किताब में पहले से ना लिखे।
किताब वाले उदाहरण तो उनको पता चल ही जाएंगे पढ़ के। अगर दो चीजें हम किताब से अलग बताएं तो वो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी होंगी। तो अच्छा, मान लीजिए बच्चों ने बता दिया कि पहाड़ है, या हम ऐसे भी पूछ सकते हैं गंगा नदी कहाँ से निकलती है। ये बच्चों को पता होता है, 6, 7, 8 सब बच्चों को पता है। गंगा नदी हिमालय पर्वत से निकलती है। पर्वत कैसा होता है? जब वो बच्चे कह रहे हैं हिमालय पर्वत से निकलती है, या बच्चों ने कहा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय क्या है? पहाड़ है या पर्वत है? वो बोलेंगे। पर्वत कैसा होता है? पर्वत बहुत ऊंचा होता है, बर्फ से ढका होता है। और हम ये बता सकते हैं कि पर्वत की चोटियां होती हैं, या पर्वत का जो सिरा होता है वो बहुत सकरा, ऊंचा और नुकीला सा होता है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, हम जहाँ पे खेलते हैं, बहुत बड़ी सी जगह जहाँ पे खेल होता है या जहाँ क्रिकेट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो हो सकता है बच्चे कहें मैदान कहते हैं, हो सकता है स्टेडियम भी कहें, क्योंकि क्रिकेट में तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। तो स्टेडियम तो वो बंद जगह हो गई, मगर हर कोई स्टेडियम में नहीं खेलता। उनसे आगे पूछा जा सकता है आप क्रिकेट खेलोगे, कहाँ खेलोगे? मैदान में। तो दो चीजें बच्चों से आंसर आए। आपने ये बताया कि पहाड़ बहुत ऊंचा होता है और मैदान बहुत नीचा होता है। यहाँ पे हम तीसरी चीज उनको बता सकते हैं कि उस सबसे ऊंचे और इस समतल और सबसे नीचे के बीच में एक जगह होती है जिसको पठार कहते हैं, जो पहाड़ जितना ऊंचा नहीं है और मैदान जितना समतल या नीचा नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे चैप्टर का नाम या चैप्टर के मुख्य टॉपिक आ जाते हैं। इसके बाद चैप्टर, अच्छा ये मैंने बताया था माइंड मैपिंग करने के लिए, माइंड मैपिंग करनी चाहिए। तो माइंड मैपिंग से क्या होता है, आपको भी आइडिया हो जाता है कि कितने टॉपिक्स हैं और एक समरी बच्चे के पास पहुंच गई। यहाँ पर जैसे मैंने किया, पृथ्वी पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियां उच्चावच के आधार पर। अब उच्चावच जो है ये भौगोलिक शब्द है, बहुत टेक्निकल शब्द है, बच्चों को याद करने में और समझने में दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आप उनसे कहिए वहीं अपनी कॉपी में या बुक पे ही उच्चावच के सामने लिख दें ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई या नीचाई के हिसाब से। उच्चावच का सरल अर्थ बच्चों को बताना है यहाँ पे, और बताने के साथ वहीं लिखवा दीजिए, ताकि वो जितनी बारी बुक में उस जगह पे उच्चावच पढ़ेंगे वहां पे उनको याद आ जाएगा कि उच्चावच का अर्थ है जगह की ऊंचाई या नीचाई से। अच्छा, इसके बाद हमने हमारी किताब में, हमारे पाठ में दिए हैं 3 तरह के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के। तो ये तो सिंपल है कि 1, 2, 3 तरह के हैं। तो पहला हो गया पहली श्रेणी, दूसरा हो गया द्वितीय श्रेणी और तीसरा तृतीय। अच्छा, अब यहाँ पर आ गया अगला कि ये है क्या, इनके उदाहरण। तो अगर आप बच्चे से पूछे प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, तो पूरे बड़े बड़े सेंटेंस ना याद करने के बजाय बच्चा जो है यहाँ से सिर्फ 3 चीजें याद कर लेगा और इसका एक आंसर तैयार हो जाता है। अगर इसी आंसर को बच्चा 40 या 50 शब्दों में याद करे कि उच्चावच 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप और महासागर होते हैं, जिनका निर्माण टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से होता है। ये काफी बड़े बड़े वाक्य हो जाते हैं। इस तरह से अगर माइंड मैप बना के हम बच्चों को देते हैं तो बच्चों को याद रखने में और याद करने में आसानी होती है। अब जब हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स से के खिसकने से निर्मित, हमने बता दिया टेक्टोनिक प्लेट होती है। बच्चे को नहीं पता प्लेट क्या होती है, या बच्चे को ये पता है कि प्लेट होती है जिसमें खाना खाया जाता है, या प्लेट हो सकता है कोई छोटा सा टुकड़ा। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे उनको एक वीडियो दिखाने की। वीडियो अगर आपके पास फोन्स हैं तो आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप एक काम ये कर सकते हैं
कि पूरे चैप्टर में जितने भी वीडियोस आपको दिखाने हैं, 4 या 5 वीडियोस, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और चैप्टर पढ़ाने से पहले एक दिन एक क्लास ऐसा ले लीजिए जिसमें आप उनको फोन पे या लैपटॉप पे वो सारे वीडियोस उसी सीक्वेंस में जैसे वो चैप्टर में आए हैं वैसे दिखा दीजिए। फिर जब आप चैप्टर पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत आसानी से कोरिलेट कर लेगा कि ये चीज हमने देखी थी और ये चीज ऐसी होती है। जैसे यहाँ पे ये है टेक्टोनिक प्लेट्स वाला। अच्छा, और कई बार ऐसा हो सकता है कि वीडियो जो हम देख रहे हैं वो अंग्रेजी में हो, तो हम ये कर सकते हैं कि वीडियो की हम आवाज बंद कर दें, पूरा वीडियो बच्चों को देख लेने दें और उसके बाद उनको समझा दें कि उस वीडियो में क्या बताया गया। हमारी पृथ्वी बिल्कुल इस उबले अंडे की तरह, इसकी बाहरी चट्टानी सतह एक साबुत परत नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये दिख रहा है आपको वीडियो? हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों का गोला थी, फिर हुई लगातार बरसात, पृथ्वी ठंडी होकर ठोस बनी। सर ये वीडियो दिख रहा है? हमारी पृथ्वी बिल्कुल ओके। इस उबले अंडे की तरह, इसकी बाहरी चट्टानी सतह एक साबुत परत नहीं बल्कि टुकड़ों में टूटी हुई। इन्हीं टुकड़ों को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पहले गर्म गैसों का गोला थी, फिर हुई लगातार बरसात, पृथ्वी ठंडी होकर ठोस पड़ने लगी। उसकी बाहरी सतह अंदर की तुलना में जल्दी ठंडी हुई, कठोर, और उसमें पड़ गई दरारें। वो प्लेटों में बट गई। हर प्लेट बहुत गहरी और बहुत विशाल। इन्हीं प्लेटों पर स्थित हैं हम, हमारे देश, नदियां और समुद्र। ये प्लेटें एक जगह स्थिर नहीं, फिक्स नहीं, बल्कि ये तो बहुत धीमी गति से चलती रहती हैं, अपने नीचे की गर्म पिघली चट्टानों पर मानो बहती रहती हैं। और इसी चाल के कारण आते हैं भूकंप, अर्थक्वेक्स। सभी महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट, नाम पैंजिया। लेकिन समय के साथ टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से वो एक दूसरे से दूर होते गए, अलग हो गए, एक जिगजॉ पजल जिसे तोड़ दिया गया हो। वैसे हमारा ये सोचना भी गलत होगा कि अब ये महाद्वीप जहां हैं वहां फिक्स्ड हैं। असल में ये तो खिसक रहे हैं, बहुत धीमी गति से। एक साल में कोई 5 सेंटीमीटर। वर्ष 1960 तक वैज्ञानिकों ने ये तय कर लिया कि पृथ्वी की अब जहां पर ये कह रहे हैं एक साल में 5 सेंटीमीटर वो खिसक रहे हैं, तो यहाँ पे हम उनको उनका स्केल लेके 5 सेंटीमीटर का माप समझा सकते हैं कि सिर्फ इतनी दूरी पे खिसक रहे हैं, मतलब बहुत धीरे धीरे अपनी जगह से खिसक रहे हैं। और क्योंकि सारे एक साथ खिसक रहे हैं तो बहुत ज्यादा ऐसे हमें समझ में नहीं आता है या पता नहीं चलता है, नक्शा हमारा इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी बदलता नहीं है। नहीं तो एक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि अगर ये खिसकते रहते हैं तो विश्व का मानचित्र जो है वो बदल क्यों नहीं जाता, श्रीलंका जो है वो और उधर क्यों नहीं खिसक जाता, अफ्रीका इंडिया के और पास क्यों नहीं आ जाता। बाहरी ठोस परत 6 बड़ी महाद्वीपीय प्लेटों और 14 उप महाद्वीपीय प्लेटों में बटी है। जिन जगहों पर प्लेटें मिलती हैं वो हैं फॉल्ट जोन्स। यहाँ भूकंप की संभावना सबसे ज्यादा। प्लेटों में 3 तरह की गतियां हो सकती हैं। खिसकते समय वो एक दूसरे से टकराती हैं। यही टक्कर पृथ्वी पर पर्वत बनाती है, ज्वालामुखी भी। भूकंप का सबसे बड़ा कारण भी यही है। दूसरी तरह की गति है एक दूसरे से रगड़ते हुए फिसलना। एक दूसरे को छूते हुए प्लेटों से भी पैदा होती है ऊर्जा, आते हैं भूकंप। प्लेटें एक दूसरे से अलग यानी दूर भी जा सकती हैं, इससे भी भूकंप आते हैं। असल में तीनों तरह की गति ऊर्जा पैदा करती है, ऊर्जा जिससे पृथ्वी में कंपन होते हैं। यहाँ पर 3 तरह की गतियां बनाई गई हैं। आप 2 किताबों को रख के क्लास में उनको गतियां ये समझा सकते हैं कि या तो आगे पीछे होती है या ऊपर नीचे हो जाती है और या फिर एक दूसरे से घर्षण करती है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि प्लेटों की ये गति प्लेटों के सिरे या किनारों पर चट्टानों में मोड़ और दबाव पैदा करती है। चट्टानों में पैदा होता है तनाव। वैसे तो चट्टानें लचीली होती हैं, दबाव और तनाव सह सकती हैं, लेकिन जब ये बल बहुत ज्यादा हो जाए तो चट्टानें टूटती हैं, वापस बिना तनाव की स्थिति में आती हैं। इससे पैदा होती है ऊर्जा, बनती है भूकंपीय तरंगें। इस स्प्रिंग वाले खिलौने स्लिंकी को देखें। देखिए कैसे ऊर्जा की लहर एक स्प्रिंग लेके भी उनको समझाया जा सकता है कि कैसे ये ऊर्जा की तरंगे पृथ्वी के अंदर इधर उधर घूमती है। एक सिरे से दूसरी तरफ भाग रही है। स्लिंकी वहीं की वहीं। बिल्कुल इसी तरह स्प्रिंग के अलावा रस्सी से भी समझाया जा सकता है। एक रस्सी को मेज पे रख के अगर आप एक सिरे से हिलाएंगे तो वो लहराती हुई अगले सिरे तक ऊर्जा पहुंचती है। प्लेट्स के टकराने और चट्टानों के टूटने से पैदा तरंगे, भूकंपीय तरंगे। ये तरंगे अंदर से बाहर की ओर जमीन की सतह की तरफ बढ़ती हैं। जमीन कांपती है। यही है भूकंप, जो जमीन के ऊपर इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये वीडियो दिखाने के बाद आप उनसे और किसी चीज पे नहीं, भूकंप पे 5 या 10 सेंटेंस लिखवा सकते हैं कि भूकंप आने से हमें क्या नुकसान होते हैं या भूकंप हमारे लिए किस तरह से हानिकारक होते हैं। इसमें आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लें मुझसे। मैं पीपीटी खोल दे रही हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। ये स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है अभी? अभी नहीं दिख रहा है। हाँ, एक मिनट। अभी आ गया। हाँ सर, तो अभी मैंने सिर्फ ये पहला वाला बताया है, या अभी तक मैंने जो बताया है उससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्लीज बताएं, या कोई प्रयोग आपको ऐसा लग रहा हो करना मुश्किल है, या कोई चीज जो अलग तरीके से की जा सकती हो। इसको आप अपने विषय से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। जैसे हाँ, जैसे सीमा जी आप मैथ्स पढ़ाती हैं शायद, तो मैथ्स में अगर आप ज्योमेट्री पढ़ा रही हैं बच्चों को, तो अगर ज्योमेट्री में जैसे फॉर्मूला होते हैं, सॉरी मैथ्स में अलजेब्रा में फॉर्मूला होते हैं, ज्योमेट्री में भी फॉर्मूला होते हैं कई बारी, वॉल्यूम के, एरिया के, उनको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं या कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को समझ में आए। तो एक बारी अपने अपने सब्जेक्ट से प्लीज उसको कनेक्ट करके देखें। सब्जेक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। क्या हम आगे बढ़े? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे तब आते हैं हमारे पर्वत पठार व मैदान। यहाँ पे महाद्वीप, महासागर, आप बच्चों की एक जनरल नॉलेज चेक कर सकते हैं कि कितने महाद्वीप हैं, कितने महासागर हैं। ये आप जो है बच्चों को 2 टीम में डिवाइड कर दीजिए, जो हमने वो किया था डिस्कशन वाला, और एक टीम महाद्वीपों के नाम बताए, एक टीम महासागर के, या दोनों टीम्स जो है एक पेपर पे मिल के लिख लें। एक बच्चा लिख ले, एक टीम से सारे महाद्वीपों के नाम ले लीजिए, एक से महासागर के, तो ये एक रिवीजन हो जाता है उनका, पूर्व ज्ञान की पुनरावृत्ति हो जाती है। यहाँ पे हम किस महाद्वीप में रहते हैं, हमारा महाद्वीप जो है वो किस महासागर से घिरा हुआ है, छोटे, बस ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 मिनट की एक्टिविटी है ये, और इसमें 2-3 क्वेश्चंस आप इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, ताकि जो उन्होंने पहले पढ़ा है वो ना भूलें। पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि पहले पढ़ाई गई चीजें जो हैं वो रिवाइज होती रहें।
नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता बच्चों के लिए। अच्छा, अब जब हम आते हैं पर्वत, पठार या मैदान, तो अब ये जो चित्र है, जिस तरह से इसको मैंने लगाया है, पर्वत सबसे ऊंचा है, उससे छोटा पठार है और उससे छोटा मैदान। इस चित्र से ही क्लियर हो जा रहा है। तो अगर बच्चों को आप 2-2 सेंटेंसेस इस चित्र पे लिखने को दें तो शायद वो इतना तो लिख लेंगे, पर्वत सबसे ऊंचा होता है, पर्वत पे बर्फ जमी होती है। पठार पर्वत से नीचा होता है लेकिन मैदान से ऊंचा होता है। मैदान जो है वो पर्वत और पठार से नीचा। यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि जितना हो सके बच्चों को चित्रों के माध्यम से चीजें समझाने का प्रयास करें। अच्छा, अब जैसे हमने ये बताया कि प्रथम श्रेणी के उच्चावच टेक्टोनिक प्लेट्स के खिसकने से निर्मित होते हैं, ये वाले कड़ी मजबूत चट्टानों से निर्मित होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को आपको ये बताना पड़ेगा कि कड़ी चट्टानें क्या होती है। तो पहले तो मतलब आप जो भी देखिए, इसमें जो है अगर हम इस माइंड मैप की बात करें तो इसको कैसे बनाया है ये मैं बताती हूँ। यहाँ पे पहले तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर की मेन हेडिंग्स क्या है? अगर मान लीजिए आप यहाँ पे संज्ञा पढ़ा रहे हैं सपोज, या नाउन पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में, तो मैं वो भी आपसे शेयर करती हूँ। उसका माइंड मैप आप कैसे बनाएंगे? एक सेकेंड। देखिए, एक तो ये तरीका है, एक सेकेंड, एक तो ये तरीका है जब सिर्फ 8 चीजें हैं एक हेडिंग के अंदर, आपने एक एक करके अलग अलग लिख दी। अच्छा, इतना कलर करके क्यों पढ़ाना है बच्चों को? इतना रंग बिरंगा क्यों? कलर कोडिंग कहते हैं इसको। और बच्चों को कई बारी चीजें रंग से संबंध जोड़ के याद हो जाती है। कैसे याद होती है? देखिए, मतलब कई बारी हमें भी याद होता है, हमें किसी चीज का नाम नहीं याद होता लेकिन हमें ये याद होता है कि वो लाल रंग की चीज थी। चीजों को रंग से जोड़ना, रंग से उनका संबंध करके उसको याद करना। आप बता सकते हैं कोई ऐसी चीज जो आपको ऐसे ही याद हो कि अच्छा वो इस रंग की होती है? या जब हम सेब के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कौन सा रंग आता है? अगर हमसे कोई कहता है कि सेब खरीदने हैं, हम जब भी कोई शब्द सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक कल्पना होती है उस चीज की। तो अगर कोई सेब की बात कर रहा है तो हम किस रंग के बारे में सोचेंगे? रेड। रेड, और कुछ ऐसी चीज जो रेड भी है, थोड़ी सी पीली भी है, उस तरह की चीज के बारे में सोचेंगे। या अगर हमसे कहा जाए लाल रंग की 5 चीजों के नाम लिखो, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? ब्लड। ब्लड। ओके, 5 चीजें बतानी है सर। हाँ जी, टमाटर। वेरी गुड। हाँ, और बताइए। मिर्चा। मिर्चा। 3 हो गई, 2 और बताइए। वो तो बता दिया, मिर्चा, लाल। अभी क्योंकि लाल रंग की बात हो रही है तो जब उन्होंने लाल मिर्चा कहा तो मेरे दिमाग ने इमेजिन कर लिया कि वो मिर्चा लाल ही है। जी। मैंने उस मिर्च को लाल रंग से कनेक्ट कर दिया क्योंकि लाल रंग की बात हो रही है। अब जब हम टमाटर की बात करते हैं तो टमाटर तो हरा भी होता है और टमाटर लाल भी होता है। अगर हम कलर कोडिंग करके बच्चों को चीजें सिखाएं तो बच्चों को ज्यादा देर तक याद रहती है। अगर हम आम की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं आम,
तो आपको कौन सा रंग याद आता है? हरा पीला। नहीं, सर अगर हम अमिया कहेंगे तो हरी याद आएगी हमको। आम कहेंगे तो हमें पीला, नारंगी, हाँ थोड़ा हल्का हरा भी याद आ सकता है, बीच की स्टेज वाला जो पूरा पका ना हो। तो हाँ। चीजों को रंगों से जोड़ना और वैसे बच्चों को सिखाना, ये भी एक तरीका होता है। आप लोग मुझे शमा जी, आप जीके पढ़ाती हैं बच्चों को? जियोग्राफी से कक्षा 7 में। सर सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? कक्षा 7 में जियोग्राफी पढ़ाती हैं। अच्छा शमा जी, तो अब आप ये बताइए, अगर आपको बच्चों को याद कराना है कुछ, मतलब अगर आप ये चाहती हैं कि बच्चे पढ़ें और बच्चों को कुछ चीजें एकदम याद हो जाए, तो आप कैसे कराएंगी? नहीं मतलब आप जब पढ़ाती हैं तो आप कुछ तो ध्यान, मतलब आपको ध्यान में आता कि अच्छा, अगर आप पृथ्वी के बारे में पढ़ा रही हैं बच्चों को, पृथ्वी के स्वरूप के बारे में, तो आप मुझे ये बताइए, पृथ्वी के स्वरूप के बारे में जब आप पढ़ाएंगी तो क्या उदाहरण देंगी? मैप से पढ़ाएंगे। नहीं, पृथ्वी का स्वरूप तो हम मैप से नहीं पढ़ा सकते। लोग से पढ़ाएंगे, लोग के माध्यम से कि हाँ, हमारे गोल है, चपटी है, लोग के माध्यम से उनको दर्शाएंगे घुमाते हुए। अगर किसी चीज का उदाहरण देना हो कि हमारी पृथ्वी ऐसी दिखती है, गेंद से। गेंद सही उदाहरण नहीं होगा सर। नहीं, नाशपाती मैडम। नाशपाती भी नहीं होगा। हमारी पृथ्वी बीच से गोल है और अपने ध्रुवों पर चपटी है, तो हमें कोई ऐसी चीज सोचनी है जो ऊपर और नीचे चपटी हो और बीच से गोल हो। संतरा। सर सुनील सर क्या कह रहे हैं आप? सेब हो सकता है, मगर सेब जो है वो ऊपर चौड़ा और नीचे थोड़ा पतला होता है। अगर हम संतरे को लें, हाँ, तो संतरा अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे चपटा होता है। संतरा या कीनू जो आता है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा अंदर को दबा हुआ होता है और बीच से गोल निकला हुआ होता है। तो अगर बच्चों को संतरा पता है क्या होता है, बच्चों ने संतरा देखा हुआ है, तो वो उससे बहुत इजीली उसका संबंध जोड़ लेते हैं। ऐसे आप बच्चों को पढ़ाते रहिए कि पृथ्वी ऊपर नीचे से चिपटी है, बच्चों को समझ ही नहीं आएगा चपटा क्या होता है। आप ग्लोब में भी दिखा दीजिए उनको, तब भी नहीं समझ में आएगा, मगर आप संतरे का उदाहरण दे देंगे, वो फट से उसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम ये कहते हैं अपनी धुरी पर घूमती है, और जब हम बच्चों को ग्लोब दिखाते हैं तब हम उन्हें बताते हैं कि ये पृथ्वी की धुरी है। बच्चे के दिमाग में एक बहुत सीधा सा कंसेप्ट बैठ जाता है, एक विचार बैठ जाता है कि हमारी पृथ्वी के भी आर पार ऐसी ही कोई कील है और एक स्टैंड लगा है जिसपे वो घूमती है। ये हमें क्लियर करने की जरूरत है कि कोई कील नहीं लगी है आर पार। पृथ्वी जो है अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए वो अपने आप घूमती रहती है। इतना उसके अंदर इतनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा से पृथ्वी बराबर घूमती रहती है। तो पढ़ाते समय इस तरह की छोटी छोटी बातें अगर हम बच्चों को बताते जाते हैं तो चीजें बच्चों को क्लियर रहती हैं। और मतलब मेरा ऐसा मानना है कि एक पाठ में बता दिया, अगले पाठ में नहीं बताया चलेगा, मगर उसके अगले पाठ में अगर उसका कोई रेफरेंस आ रहा है तो फिर थोड़ा सा बता दीजिए, कि बच्चे भूल भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं याद रख पाते हैं। अच्छा, इसके अलावा ठीक है, अब हम जब पर्वत, पठार और मैदान की बात करते हैं और हमने बच्चों को दिखा भी दिया, तो इस चित्र के आधार पर बच्चों ने 2-2 सेंटेंसेस लिख दिए, जो भी उनको समझ में आया।
हो सकता है कोई बच्चा ये भी लिख दे पठार भूरे रंग के होते हैं, पहाड़ सफेद होते हैं और मैदान हरे होते हैं। मगर हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे ने गलत लिखा है। यहाँ पे बच्चे से थोड़ा सा लॉजिक पूछिए, उसने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि चित्र में उसको सफेद पहाड़ दिख रहा है, कलर को जोड़ के। हाँ, उसको पठार जो है वो ब्राउन दिख रहा है और यहाँ पे मैदान ग्रीन दिख रहा है। यहाँ पे हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि पहाड़ हमेशा सफेद नहीं होते, जिन पहाड़ों पे बर्फ जमी होती है वो सफेद होते हैं। तो बर्फीले पहाड़ हमेशा सफेद होंगे। पठारों पर जो है पानी की थोड़ी कमी होती है, इसलिए वहां बहुत हरियाली नहीं होती, इसलिए पठारों को हम ब्राउन कलर से दिखाते हैं, क्योंकि वर्ष में काफी समय वहां सूखा रहता है तो वनस्पति नहीं होती, इसलिए ये ब्राउन है। लेकिन हमेशा पठार ब्राउन नहीं होते। और मैदानों में खेती होती है, मैदानों में पानी आसानी से मिल जाता है, मौसम ठीक ठाक होता है, इसलिए मैदान हमेशा हरे होते हैं। मगर मैदान पीले भी होते हैं, जहां घास नहीं होती वो मैदान पीले भी होते हैं। तो इन चित्रों के अलावा अगर आप उन्हें 2-4 चित्र और दिखा देते हैं तो उनका कंसेप्ट और चीजें और क्लियर हो जाती हैं। अब आता है इनको पढ़ाने के बारे में। तो इनकी बुक में जो है वो बहुत थोड़ा सा दिया है, आप याद करने को उनको उतना ही दे जितना उनकी बुक में है। मगर यहाँ पे मैंने कुछ चीजें उसके अलावा भी लिखी हैं जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है और बच्चों को मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर है हमने, अच्छा, और जब भी बच्चों को किसी चीज में अंतर करने को कहे कि इन चीजों के मध्य अंतर स्पष्ट करो, ऐसे इनके एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, अंतर स्पष्ट कीजिए, हमेशा उनको कहिए कि अंतर का आधार देखो, पहले किस आधार पे अंतर लिख रहे हो। अगर ऊंचाई एवं ढाल पे लिख रहे हो, ऐसे में याद करने में भी उनको बहुत आसानी रहेगी। अगर सबसे पहला अंतर हम ले लें उसकी आकृति का, ऊंचाई और ढाल कैसी होती है, तो पहाड़ जो है वो आसपास के धरातल से बहुत ऊंचे होते हैं, ये चित्र में दिखा दीजिए। इनका ढाल कैसा होता है, ढाल काफी तेज होता है। और पर्वत समूह में होते हैं, इन्हें पर्वतमाला कहते हैं। और पर्वतों पर जब हम चढ़ते हैं तो उन पर चोटी होती है, मतलब उनका जो शिखर है वो नुकीला होता है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे पहाड़ की या पर्वत की चौड़ाई कम होती जाती है। तो ये हो गया हमारा पहला अंतर का आधार, ऊंचाई एवं ढाल। जब हम पठार के बारे में बताएंगे तो पठार पर चोटी नहीं होती है और विशाल और समतल जमीन होती है, कहीं कहीं ऊंची नीची जमीन भी होती है। इसी आधार पर जब हम मैदान के बारे में बताएंगे तो मैदान एकदम समतल होते हैं और पर्वत और पठार से नीचे होते हैं। अगला आ गया रूपरेखा और आकार। होता है। दूसरा हमारा अंतर का आधार क्या है, रूपरेखा एवं आकार। तीसरा है जनसंख्या। अगर हम पृथ्वी की स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा रहे हैं तो एक पृथ्वी का बहुत बड़ा भूभाग जो है वो हम मनुष्यों ने कब्जा कर रखा है। और कब्जा शब्द बहुत सही होगा क्योंकि हमारी जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि धीरे धीरे हम जंगल साफ करते जा रहे हैं, जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तो जनसंख्या, अब अगर पर्वत पर जनसंख्या कम होगी, के बारे में
बहुत ठंड होती है वहाँ, कृषि कम होगी। मैम आवाज साफ नहीं आ रहा है आपका। अब आ रही है सर? हाँ ठीक है। तो क्या मैं शुरू से बताऊं ये वाला? ठीक है, तो मैं ये शुरू से बता देती हूँ कि जब आप किसी चीज में बच्चों से अंतर करने को कहते हैं, तो एक तो हमेशा ऐसे टेबल बनवा के करिए। टेबल बनाने का फायदा क्या है? कंपैरिजन होता है। अगर एक चीज बच्चा याद कर लेता है और दूसरी के बारे में उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो वो अपने आप वाक्य बना के लिख सकता है। और जब आप कॉपी चेक करते हैं एग्जाम की कॉपी, तो आपके लिए भी बहुत आसान होता है। और प्रेजेंटेशन में भी इस तरह से अंतर लिखना काफी ठीक रहता है, अच्छा लगता है। तो अंतर के आधार में अगर आप किसी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं या किसी स्थलाकृति के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अब जैसे हम यहाँ पे पर्वत, पठार और मैदान के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके स्वरूप के बारे में बात करेंगे। अगर हम बच्चों को कोई चीज सिखा रहे हैं या मान लीजिए हम उन्हें ड्राइंग बनाना बता रहे हैं, ड्राइंग में अगर हम उन्हें पेड़ बनाना सिखा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? पेड़ का तना बनाएंगे, जड़ बनाएंगे, पत्तियां बनाएंगे। बच्चों को बताएंगे कि तना भूरा होता है, जड़ें जमीन के अंदर होती हैं और पत्तियां ऊपर हरे रंग की होती हैं। हमने उसका स्वरूप बताया। जब हमने किसी चीज का स्वरूप बताया तो बच्चे को समझ में आ गया कि ये चीज ऐसी होती है। अगर हम मैथ्स में बात करते हैं, मैथ्स में अगर हम बच्चे को सर्कल और स्फीयर, इनका अंतर बताते हैं। सर्कल मतलब गोला और स्फीयर मुझे नहीं पता हिंदी में क्या होता है, मगर हम पहला अंतर ये बताते हैं कि गोला जो है वो स्फीयर जो है वो ठोस होता है और वो उसके डायमेंशन ज्यादा होते हैं। इसी तरह से जब हम पर्वत, पठार और मैदान की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इनके स्वरूप की बात करेंगे कि एक ऊंचा होता है, उसकी चोटियां होती हैं, सिरा नुकीला होता है। दूसरा उससे कम ऊंचा होता है, उसका सिरा भी नुकीला नहीं होता। और तीसरा जो है वो एकदम समतल है, बाकी दोनों से एकदम नीचा, कोई सिरा नहीं है, सपाट है। जब हम उसके आकार में दो चीजें आ जाती हैं, लंबाई चौड़ाई और रूपरेखा, आकार, रंग कैसा है, कैसा दिखता है। अच्छा, उसके बाद हम उसको बताते हैं, अगर हम भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल में हमारे जो मेन एलिमेंट्स हैं, मुख्य तत्व हैं जिनके बारे में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, वो क्या होते हैं? किसी स्थान की जनसंख्या, वहाँ की जलवायु, वहाँ पे यातायात कैसा है, वहाँ पे उपज क्या है, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, खाना और पहनना किस चीज से प्रभावित होता है, इन सब चीजों के बारे में बताते हैं। और इसी के आधार पे हम किन्हीं भी दो चीजों के, भूगोल में किन्हीं भी दो चीजों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर था आकार, रूपरेखा, उसके बाद जनसंख्या आ जाती है, कृषि आ जाती है, मुख्य उपज आ जाती है, यातायात आता है, प्रकार, प्रकार के बाद उदाहरण आते हैं। अब उदाहरण के लिए बहुत जरूरी है, जैसे मैंने कहा, कि वो उदाहरण दीजिए जो किताब में ना हो। किताब से थोड़ा सा बाहर का बताइए। और ये उदाहरण आपको बहुत आसानी से आपके फोन पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, गूगल माइक पे जाके आप बोलिए अपनी सर्च और वो एग्जाम्पल बता देगा। इसके बाद विशेष, इनके बारे में कोई एक विशेष चीज जो हमें बतानी हो वो हम बता सकते हैं। जैसे पर्वत है,
पर्वत एवं पहाड़ पर्यटन के प्रमुख केंद्र होते हैं, लोग घूमने जाते हैं वहां पे। पठार खनिजों के भंडार होते हैं क्योंकि ये लावा के पिघलने से बनते हैं। लावा में बहुत सारे खनिज होते हैं, तो ये ठंडी जलवायु के लिए जाने जाते हैं और इनमें खनिजों के बहुत भंडार होते हैं। यहाँ पे आप बच्चे को ऐसे ही बता सकते हैं, लिखवाना नहीं है, कि भारत में जो सबसे ज्यादा खनिज के भंडार हैं वो दक्कन के पठार में पाए जाते हैं। इसीलिए उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्य जो हैं हमारे, वहां खनिजों के बहुत भंडार हैं। अच्छा, अब मैदान में क्या है, मैदान क्योंकि समतल है, वहाँ यातायात भी आसानी से बन जाता है, जनसंख्या भी काफी होती है, मौसम भी ठीक ठाक रहता है, इसलिए वहां पर उद्योग भी होते हैं, काफी ज्यादा स्थापित होते हैं, कृषि भी होती है और जनजीवन की सुगमता होती है। ये इसके बारे में विशेष। अब जो है एक बारी मैं ये तीनों स्लाइड्स दिखाती हूँ। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट छोड़ दिया है यहाँ पे अंतर के आधार में। आप लोग प्लीज देखिए और कोशिश करिए, बताइए मुझे मैंने क्या छोड़ा है। अगर आप किसी जगह के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो यहाँ पे एक और चीज क्या होनी चाहिए, उसके बारे में मैंने लिखा है, हर उसमें 2-3 जगह लिखा है हर चीज के बारे में, उसके बारे में, मगर एज अ हेडिंग मैंने वो नहीं लिखा है। तो अगर आप लोग बता पाए प्लीज देखिएगा इसको ध्यान से। मैं स्लाइड चेंज करूंगी, मुझे बताइएगा जब चेंज करनी हो। भौगोलिक स्थिति मैडम, क्लास 7th के लिए सर भौगोलिक स्थिति हाँ हो सकती है, लेकिन क्लास 7th के लिए अभी भौगोलिक स्थिति नहीं, क्योंकि उनको अक्षांश देशांतर वाली स्थिति हमें समझाई नहीं है अभी। अक्षांश देशांतर उनको पता है, लेकिन अक्षांश और देशांतर के बीच में कैसे स्थिति बतानी है वो नहीं पता है अभी। तो मैं स्लाइड चेंज करूं, अगली स्लाइड पे देखेंगे क्या क्या है। अगर इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कुछ कुछ चीजें मैंने लिखी है उससे संबंधित, मगर एज अ हेडिंग उसको कहीं नहीं लिखा है। सिंचाई के साधन, सर कृषि में आ जाता है वो। मैं अगले पे जा रही हूँ। रुकूं क्या यहाँ पे? अच्छा, भूगोल में हम क्या क्या पढ़ाते हैं, किन किन चीजों के बारे में बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई बताए? अच्छा, मान लीजिए आप अभी जहाँ रहते हैं, अभी आप लोग समतल मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर कोई आपसे कहे कि आप जाके पहाड़ पर बस जाइए, आप बसना चाहेंगे? हाँ सीमा जी, क्यों नहीं बसना चाहेंगी? सीमा जी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। हाँ बताइए क्या कह रही है, आवाज साफ नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आया। जीवन जीना कठिन है क्योंकि ये पहाड़ है, पानी की असुविधा है, खेती के लिए आने जाने की असुविधा है, खेती के लायक जमीनें उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन जीना कठिन है। समतल मैदान में सारी चीजें उपलब्ध है, इसलिए मैदान में रहना मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, अगर आपको कहा जाए रेगिस्तान में जाके रहिए, क्यों नहीं रहेंगे? रेगिस्तान में नहीं, रेगिस्तान में पानी की तो कमी है और वहाँ गर्मी अधिक लगती है। ये पॉइंट है, गर्मी, जलवायु। किसी जगह पे हम रहने जाएंगे
तो हम वहां पे सबसे पहले तो यही देखेंगे मौसम कैसा है। मतलब अगर कोई हमें कहे जाके कनाडा में रह लो, हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो साल में 7 महीने 8 महीने इतनी भयंकर ठंड होती है कि तापमान जो है तूफानों के समय पे -40 डिग्री हो जाता है। या कोई हमें कहते हैं सियाचिन चले जाओ, नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु हमारे अनुकूल नहीं है। और मैंने इसमें जलवायु वाला अंतर का आधार लिखा ही नहीं है। मिसिंग पॉइंट वही है ना। तो अब सब यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है? हमें ये ध्यान देना है कि जिन चीजों में हम अंतर करा रहे हैं उनके मध्य किन मुख्य आधारों पर अंतर हो सकता है। मान लीजिए अगर हम बच्चे को मेज और कुर्सी में अंतर करने को कह रहे हैं तो किस आधार पे होगा अंतर? मेज और कुर्सी में क्या अंतर है? और कोई अंतर है? सबसे पहले अगर हम आकार की बात करते हैं, आकार का अंतर है उनमें। हाँ, मतलब कुर्सी में एक पीछे पीठ के लिए भी, आराम देने के लिए भी पीछे का हिस्सा बना होता है, मेज में ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके अलावा एक बैठने के लिए प्रयोग होती है, एक सामान रखने के लिए। ठीक है। अब कुर्सी और मेज में हम यही दो अंतर कर पाते हैं। ये हमने किस आधार पे किए? प्रयोग के आधार पे। क्यों? क्योंकि दोनों बनती एक ही तरह के पदार्थ से हैं। इसके अलावा इनमें कोई और अंतर नहीं हो सकता। तो जिस भी चीज में आप बच्चे से अंतर करा रहे हैं, पहले आप ये सोचिए कि उसमें क्या क्या अंतर के आधार हो सकते हैं, क्योंकि ये अंतर के आधार जो 8-9 मैंने यहाँ लिखे हैं, जिसमें एक मिसिंग भी है, वो हर चीज में नहीं हो सकता। अगर हम बच्चे को प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ा रहे हैं तो प्राकृतिक प्रदेशों में हम किस आधार पे अंतर करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा हम एक एक्सरसाइज करते हैं। ये मान लीजिए हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं विषुवतीय प्रदेश के बारे में। सर यहाँ पे मैं अभी रोमन में ही लिख पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा गूगल से इधर करने में। तो अगर हम बच्चे को विषुवतीय प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहला अंतर का आधार क्या होगा हमारा? सबसे पहले हम बच्चे को ये बताएंगे कि वो कहाँ स्थित होते हैं ग्लोब पे, है ना, किन अक्षांश और देशांतरों में। ये यहाँ पे बताना जरूरी होगा क्योंकि इस पार्ट तक आते आते बच्चे जो हैं वो ग्लोब पर स्थानों की स्थिति के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो सबसे पहला अंतर का आधार हो जाएगा हमारा भौगोलिक स्थिति। दूसरा हो सकता है यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार। तीसरा क्या हो सकता है? देशांतर तो सर नहीं होगा क्योंकि ये अक्षांश पे है तो पूरे देशांतरों पे फैले होंगे। विषुवत रेखा के दोनों तरफ है तो देशांतरीय विस्तार जो है इनका लगभग सबका एक सा ही होगा क्योंकि ये तो ग्लोब में ऐसे चारों तरफ होंगे, तो देशांतरीय विस्तार नहीं होगा। हमने भौगोलिक स्थिति बता दी, अक्षांशीय विस्तार बता दिया। इसके बाद आता है जलवायु। उस स्थान मतलब इन विषुवतीय प्रदेशों की जलवायु कैसी होगी। चौथा आता है यहाँ पर वन्य एवं वन
एवं जीव जंतु। हम प्रकृति के हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। इसके बाद आता है हमारा 5वां नंबर, जनसंख्या। इसके बाद क्या आएगा? और किस आधार पे हम अंतर कर सकते हैं इनमें? बताइए। जब हम जनसंख्या की बात करते हैं तो हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, है ना। और अगर किसी स्थान पर जनसंख्या है तो जिन स्थानों पे जनसंख्या घनी होती है, क्यों होती है? एक तो अच्छी जलवायु की वजह से होती है, अनुकूल जलवायु होती है लोगों के। अच्छा, उसके अलावा जनसंख्या और क्यों होती है? अगर कहीं पे है किसी स्थान पर, क्या कारण है पहाड़ों पे जनसंख्या कम है, मैदानों में जनसंख्या अधिक है? खेती बाड़ी है, अच्छे से कर सकते हैं, खेती बाड़ी है, उद्योग है, तो इनसे क्या होता है? रोजगार के अवसर मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट कर सकते हैं, औद्योगिक या आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व में आपकी कृषि से संबंधित, आपके उद्योगों से संबंधित जानकारी आ जाती है कि यहाँ पे ये कच्चा माल बनता है, ये तैयार माल बनता है, इस क्षेत्र में ये उद्योग प्रमुख हैं। इसके बाद एक और अंतर का आधार हो सकता है कृषि एवं प्रमुख उपज। ये हो गया। एक अंतर का आधार आखिरी में आप लिख सकते हैं प्रमुख देश या नगर। अब ये जो है, ये इस आधार पर, ये जो टेबल बनी है इसके आधार पर आप अंतर स्पष्ट भी कर सकते हैं, या किसी एक प्राकृतिक प्रदेश के बारे में अगर आपको 50, 60, 100 शब्दों के उत्तर लिखने हैं, वो भी आराम से लिखे जा सकते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए प्लीज। मतलब ऐसा कुछ आपको लग रहा हो मैंने जो अभी तक बताया है उसको क्लासरूम में करने में कोई दिक्कत आएगी, कोई प्रॉब्लम? नहीं? हाँ बताइए प्लीज। पठा और मैदान, ये वाला एक्टिविटीज करा सकते हैं, चित्र के माध्यम से ऐसे समझा सकते हैं इसको। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो अंतर का आधार है। ये मैं आपसे शेयर कर दूंगी, ये जो भी नोट्स हैं इसमें ये मैं आपसे शेयर कर दूंगी। तो चित्र के आधार पर और चित्र ढूंढ कर, बल्कि आप ना यहाँ पे बच्चों से थोड़ा चेंज करने के लिए, थोड़ा कभी क्लास में कोई एक्टिविटी कराने के लिए उनसे पत्थरों से, मिट्टी से कोई मॉडल बनवा सकते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। कभी कभी इस तरह की एक्टिविटी करना भी अच्छा होता है क्लास में। और भूगोल में इस तरह की एक्टिविटीज के लिए काफी स्कोप होता है, एकदम साइंस की तरह। तो ये करवा सकते हैं, या ड्राइंग करने को दे सकते हैं। किसी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र का चित्र बनाओ, पहले उनको दिखा दीजिए कि पर्वतीय क्षेत्र में ये पेड़ होते हैं, ऐसा होता है, ये होता है। ठीक है, आगे बढ़े या कुछ और आपको अभी पूछना है? ठीक है मैडम, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है तो एक एक्टिविटी और आ गई है अब आपके लिए।
यहाँ पे ये प्रश्न है और इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो एक ही अक्षर ध अक्षर से शुरू होते हैं। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखें प्लीज। आप लिखना शुरू करें, कॉपी में लिखें। लिखिए लिखिए, अभी इसको चेक करेंगे। जैसे मैं अपनी क्लास में चेक कराती हूँ वैसे ही चेक कराऊंगी इसको आज। पहला है एक अभिनेता जिनका नाम ध से शुरू होता है। अरे बोलना नहीं है, सिर्फ लिखना है, सबको नहीं बताना है। एक विद्या है जो ध से शुरू होती है। चीटिंग ना कराइए। एक तारा है जिसका नाम ध से शुरू होता है। महाभारत का एक पात्र है जिसका नाम ध से शुरू होता है। भैया बताएंगे तो फिर मतलब आप लोगों के ही नंबर सब, कोई किसी के सबसे ज्यादा नंबर नहीं आ पाएंगे, सबको पता लग जाएगा। एक त्योहार है जो ध से शुरू होता है। पुरुषों के पहनने का एक वस्त्र है जो ध से शुरू होता है। और एक चीज है जो किसी को कभी भी नहीं देनी चाहिए, वो भी ध से शुरू होती है। बहुत दुख होता है जब वो चीज मिलती है किसी से तो। और एक चीज है जो जब बढ़ती जाती है तब तो बहुत मजा आता है। रुकती किसी के पास नहीं है, घटती है तो बहुत तकलीफ होती है। पूरी दुनिया उस चीज के आगे पीछे घूमती है। चूल्हे से क्या निकलता है? ध से। एक ऐसी शाला जहां कोई पढ़ाई नहीं होती है। हेलो। हाँ सर, अमित सर। मधुशाला। सर ध से शुरू होनी है। अच्छा, ध से। और बतानी नहीं है सर, लिखनी थी कॉपी में। हाँ, मैं तो नहीं लिख पाऊंगा। मैं बाहर हूँ इसलिए मैं लिख नहीं अच्छा, पाऊंगा। मुझे पता है सर। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जी जी ठीक है मैडम। है ना? आप आंसर्स व्हाट्सएप कर दीजिए। सारे उत्तर मैं व्हाट्सएप पे भेज दूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। I cannot tell but I couldn't follow all the questions. Oh, Leela, I'll give all the questions in English. Don't worry. Okay. Okay. स्वास्थ्य के लिए ये बहुत हानिकारक होता है मगर करते बहुत लोग हैं। और आजकल जाड़े हैं तो जाड़े में तो ये चीज तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बस चले तो पूरा दिन इस चीज का प्रयोग करते रहें। चावल जिससे बनता है। एक क्रिकेटर का नाम है इसी ध शब्द से। मजहब के लिए दूसरा वर्ड होता है ध से। शरीर की रक्त वाहिकाओं को ये कहते हैं। और पृथ्वी इस पर घूमती है। इसके लिए आपको 4 मिनट का टाइम दिया गया है जिसमें से 3 मिनट तो हो गए हैं। बस जैसे ही 4 मिनट होंगे स्टॉप राइटिंग हो जाएगा। हो गया? अरे वाह। अभी हुए हैं 3.5 मिनट। सब लोग अपना अपना छिपा के लिखिएगा भाई। पचपन, 56, 57,
58, 59 हो गए। 4 मिनट। स्टॉप राइटिंग। श्याम सुंदर जी, सुनील सर, स्टॉप राइटिंग। सुनील सर, मुझे दिख रहा है आप लिख रहे हैं। अपनी अपनी कॉपीज बदल लीजिए। मैम तो हम तो क्वेश्चन में लिखकर समय हो गया। क्वेश्चन क्यों लिखा? सीधे नंबर डाल के उत्तर लिखना था। मैं उत्तर बोलती जाती हूँ, आप लोग चेक करते जाइए। पहला है एक अभिनेता। हाँ जी, बताइए। एक लोग से एक लोग से क्या सर? एक लोग बताएंगे मैम, एक क्वेश्चन। अच्छा, एक एक क्वेश्चन एक लोग बताएंगे, ठीक है। ओके। सो किस, अच्छा शमा जी बताएंगी भाई। हाँ, ये आपके बहुत फेवरेट है मुझे लग रहा है। यस। अच्छा, एक विद्या। ये नहीं मालूम है विद्या क्या है। विद्या वाला कोई बताएगा? अच्छा, विद्या है धनुर्विद्या। धनुष 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 तो धनुर्विद्या, ठीक है। तारा कौन बताएगा? विद्या जी बताइए आप। तारा। ध्रुव तारा। वेरी गुड। महाभारत के एक पात्र। ये श्याम सुंदर जी आप बताइए। हाँ, ये है, सुनील सर ने सही बताया। ध से धृतराष्ट्र। अच्छा, धर्मराज भी हो सकते हैं, धर्मराज या धृतराष्ट्र। एक त्योहार ध से। द्रोणाचार्य, व्हाट अबाउट नहीं, वो द्रोणाचार्य? डी, नहीं, दैट इज वो फ्रॉम 10 डी, है। फ्रॉम डी। दिस इज डी एच। सो वेलकम लीला, यू आर एंजॉयिंग दिस, आई कुड मेक इट आउट। अच्छा हाँ जी, एक त्योहार ध से क्या होगा? हाँ जी, धनतेरस। 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 और धुरड्डी भी तो होता है मैडम। धुरेड्डी, हाँ, होली के लिए धुरेड्डी भी कहते हैं उसको। धुलड्डी, धुरेड्डी। अच्छा, पुरुषों का एक परिधान। धोती। धोती। अमित सर ने आंसर दे दिया, धोती। हाँ, किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत तकलीफ होती है जब ये मिलता है। धोखा। ये देखिए, सीमा जी को पता है, धोखा। अच्छा, ये क्या चीज है जो बढ़ती है तो बड़ा मजा आता है? धन। बहुत, जब जाता है तो इतनी तकलीफ होती है सच में। धन। अच्छा हाँ, धन। आंसर इज धन। चूल्हे से निकलता है धुआं। धुआं। धुआं, हाँ। एक शाला जहाँ पढ़ाई नहीं होती। धर्मशाला। मधुशाला नहीं है, धर्मशाला। धर्मशाला, धर्मशाला मैडम। धर्मशाला। अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये सब। धूम्रपान। धूम्रपान, यस लीला, इट इज। जाड़ों में बड़ी सुहाती है ये। धूप। चावल किससे बनता है? धान से। क्रिकेटर? धोनी। धोनी। मजहब? मजहब के लिए दूसरा वर्ड ध से। व्हाट इज मजहब? मजहब इज रिलीजन। धर्म। मजहब उर्दू का शब्द है और उसका ध से बनेगा धर्म। इट मीन्स रिलीजन लीला। शरीर की रक्त वाहिनी। धमनी। धमनी। और रक्त वाहिनी इज वेन लीला। ओके। they carry blood, right? या हाँ, हिंदी में it is known as धमनी। और पृथ्वी इस पर घूमती है। धुरी। धुरी। तो जरा आप लोग नंबर दे दीजिए, कोई चीटिंग मत करिएगा। आपके पास जिसकी कॉपी है, जितने सही है नंबर दे दीजिए फटाफट। मुझे स्कोर चाहिए, किसके सबसे ज्यादा है। कॉपी बदली कि नहीं बदली सबने? मुझे नंबर पता करने हैं भाई।
सुनील सर नहीं, श्याम सुंदर जी, सुनील सर को कितने नंबर दिया आपने? मैं अपने को नहीं, सुनील सर को कॉपी एक्सचेंज नहीं किया आप लोगों ने? नहीं सर, मैं एक दूसरे के दखल मार लिए हैं। नहीं, हमने कॉपी बंद कर दिए थे मगर ऐसे ही जवाब दिए हैं। आज आपको पता है, आज मेरी क्लास 7th में यही हुआ। मैंने उनको कुछ लिखने को दिया और सबने नकल मारी और सबने गलत लिखा। आज उनकी बहुत जम के डांट पड़ी क्लास 7th की। तो ये इस तरह के बीच बीच में सेशन कराने का मतलब होता है कि क्लास में जो भी एक्टिविटी हो रही है, एक पॉइंट पे आके वो बहुत बोरिंग हो जाती है। जी। अगर हम इस तरह की एक्टिविटी कुछ करवा दे बच्चों के साथ, कुछ थोड़ा हंसी मजाक, तो हमारी क्लास वापस इंटरेस्टिंग हो जाती है। जिसको भी नींद आ रही होती है, जो बोर हो रहा होता है, वो सब वापस क्लास में आ जाते हैं। तो अभी हमने जो भी पढ़ाया, अच्छा अब मैंने जो पहले सेशन दिया था तब मैंने बताया था कि बच्चों को बीच बीच में संक्षिप्त लिखित एक्सरसाइजेस देती रहनी चाहिए, ब्रीफ राइटिंग एक्सरसाइजेस। इससे उनको समझ में भी आता है और चीजें याद हो जाती है। तो जैसे हमने ये चित्र दिया था, वहां पे आगे दिखाया था बच्चों को, उसी चित्र का प्रयोग करते हुए हम उनको प्रश्न दे सकते हैं। तो पहला तो वही है कि आप इनमें से कौन सी जगह पर रहना चाहेंगे और क्यों। तो उससे एक उत्तर सीधा निकल आएगा कि उनको ये क्लियर है कि जीवन के लिए क्या क्या सुविधाएं हमें चाहिए और वो किस स्थान पर मिलती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन उनको दे दिया और वही क्वेश्चन है, आंसर वही होगा मगर क्वेश्चन बदला हुआ है। उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है थोड़ा कि यदि आपको इन तीनों जगहों में पर रहना पड़े तो जीवन ज्यादा आसान कहाँ होगा और क्यों। जिसको पहाड़ पे रहना अच्छा लगता है उसको पहाड़ पे जीवन आसान लगेगा, तो वो अपने कारण देगा आपको कि इसलिए आप उसको वहां पे सही कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे ये कठिनाई है या ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। इसको आप लिखवा भी सकते हैं और इसको आप कक्षा में चर्चा भी करवा सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष के, पर्वत पे रहना अच्छा है, पर्वत पे रहने से जीवन, पर्वत पे रहने के लिए हमें जीवन, पर्वत पर हमें जीवन की संबंधी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, पठार पे नहीं होती हैं। इस तरह से करके एक वाद विवाद या चर्चा भी आप क्लास में करा सकते हैं जो पढ़ा रहे हैं उस विषय पे। तो यहाँ पे ये ब्रीफ राइटिंग एक्सरसाइज भी हो सकती है, इस पे थिंक पेयर शेयर भी हो सकता है। पहले वो अलग अलग सोचे, फिर आप टीम में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद वो आपस में बात करके उस चीज को, अपनी बात को कहें और फिर पूरी क्लास में शेयर करें। और इसको ग्रुप डिस्कशन भी आप करा सकते हैं कि आपने पूरी क्लास को दे दिया और फिर वो अपने एक एक करके आपस में चर्चा करके वो पॉइंट लिख सकते हैं जिनके हिसाब से कौन सी जगह रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, वो उत्तर एक आ जाएगा आपके पास। अच्छा, एक और हो सकता है इसमें, रोल प्ले। रोल प्ले क्या होता है, जिसको हम नाटक कहते हैं। कल मैंने अपनी इंग्लिश की क्लास में भी कोशिश की थी करवाने की इसको। एक बच्चा डॉक्टर बन गया था, एक बच्चा मरीज बन गया था। उसने डॉक्टर की तरह उससे पूछा तुम्हें क्या तकलीफ है, उसने अपनी तकलीफें बताई, उसने जवाब दिया। इस तरह से यहाँ पर हम कर सकते हैं, 3 टीम्स बना दे, पर्वत, पठार और मैदान, और वो अपनी अपनी विशेषताएं इसके इन अंतर के आधारों के हिसाब से बताएं। मैं पर्वत हूँ, मेरे पास ये है, पठार हूँ, मेरे पास ये है। इससे थोड़ा सा क्लास में जो बोर्डम होती है, मोनोटनी, एक रास्ता आती है, वो
ब्रेक हो जाती है। कभी कभार आप अपने विषय पर भी हैं, आपको जो पढ़ाना है आप वो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को चीजें भी समझा रहे हैं, मगर थोड़ा अलग तरीके से। अच्छा, इसके बाद इस पार्ट में आता है पर्वतों के प्रकार। उनके कोर्स में बस 3 प्रकार के पर्वत हैं, जो मोड़दार पर्वत, भ्रंश पर्वत और ज्वालामुखी। मगर मुझे ये एक चौथी इमेज भी मिली, तो आप सिर्फ रेफरेंस के लिए उनको बता सकते हैं कि एक चौथी तरह का भी होता है अवशिष्ट पर्वत, जो इन पर्वतों का ही बिगड़ा हुआ रूप है। थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जानकारी में कई बार बच्चे मेन चीज भूल जाते हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है उत्पत्ति के आधार पे पर्वतों के प्रकार। तो ये 3 है, इसमें भी हमने वही किया है, तीनों के नाम, कौन से 3 प्रकार हैं, कैसे बनते हैं और उनके उदाहरण। यहाँ पे जो उदाहरण दिए हैं ये भी किताब में नहीं है, ये किताब से बाहर है। अच्छा, कोशिश ये करिए जब उदाहरण दीजिए कि आसपास के क्षेत्र या जो नाम उन्होंने सुने हो वो उनको दें। अब ज्वालामुखी जो है भारत में एक ही जगह पाया जाता है, अंडमान निकोबार के बारन आइलैंड में, लेकिन उसके अलावा तो भारत में पाया नहीं जाता, तो मुझे ये विदेशों के लेने पड़े एग्जाम्पल। मगर हिंदुकुश पर्वत और ये पर्वत भी वलद पर्वत हिमालय है, लेकिन हिमालय का उदाहरण किताब में है। तो ये मैंने उदाहरण ऐसे लिए जो शायद आसानी से याद हो जाए बच्चों को। हाँ, यहाँ पे मुझे ये मिला कि खंड या भ्रंश पर्वत का एक उदाहरण जो किताब में नहीं है, वो पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज है। तो कोशिश ये करें कि हम जो बच्चों को उदाहरण दें वो मिलते जुलते नाम हो, जो उन्होंने पहले सुन रखे हो। बहुत क्लिष्ट या बहुत कठिन नाम ना दें उनको। अच्छा, अब जो भी चीज हम पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित जितने चित्र हम उनको दिखा पाए। अब यहाँ पे इस चित्र में ये बताया है कि मोड़दार पर्वत बनते कैसे हैं। तो ये पृथ्वी की संरचना है जो वो पहले पढ़ चुके हैं। 2 तरफ से इसमें फोर्स लग रहा है और उससे यहाँ पे मोड़ पड़ रहे हैं और अंत में जाके वो मोड़ इस तरह से होते हैं जो हमें पर्वतों के रूप में दिखाई देते हैं। इसी तरह से ब्लॉक पर्वत है। अब जो किताब में चित्र है उसमें रिफ्ट घाटी नहीं बताया था, उसमें सिर्फ ब्लॉक पर्वत बता दिया था। तो यहाँ पे हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि बीच का जो भाग ऊपर उठ जाता है वो ब्लॉक पर्वत होता है, अगल बगल जो घाटी ऐसी बन जाती है उसको हम रिफ्ट घाटी। आप जो चीज बता रहे हैं उससे संबंधित दूसरी चीज भी बता दें तो अच्छा है। यहाँ पे अब हम ज्वालामुखी, अच्छा ज्वालामुखी हम बच्चों को बताते हैं कि उसमें पर्वत से धुआं निकलता है, लावा निकलता है, मगर जब तक हम उन्हें दिखाएंगे नहीं तब तक बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो हम उन्हें यहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं। वीडियोस के साथ सबसे बड़ी मुश्किल होती है कि बीच में एड्स बहुत आते हैं, बहुत सारे एड्स होते हैं जिनको आप हटा ही नहीं सकते। अब ये इंग्लिश में है, मैं इसकी आवाज बंद कर रही हूँ। जब ज्वालामुखी फटना शुरू होता है तब पहले उसमें से धुआं निकलता है। अब क्योंकि बच्चों ने जो धुआं देखा है वो चूल्हे अंगीठी का ही देखा होगा, किस तरह से बहुत सारा धुआं निकलता है, या चिमनी का धुआं भी देखा होगा बच्चों ने। तो यहाँ पे वो देखेंगे ज्वालामुखी में से कैसा धुआं निकलता है।
और ये एक्चुअल वीडियोस हैं जो लोगों ने शूट किए हैं ज्वालामुखी के पर्वतों के आसपास जाके, मगर बहुत पास नहीं जा सकते। अच्छा, और एक चीज और होती है, जब ज्वालामुखी फटता है तो सागर पानी के पास या जमीन जो भी उसके पास आकृति होगी, भौगोलिक फीचर होगा, एलिमेंट होगा, उस पे भी उसका असर होता है। अगर समुद्र के किनारे है तो बहुत ज्यादा पानी में बहुत बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं। आसपास के इलाका भी इधर विकास दे रहा है उसके तो ये इतना ज्यादा धुआं होता है, इतने बड़े बड़े बादल बनते हैं, गुबार होता है बिल्कुल। जब ज्वालामुखी से इस तरह का धुआं निकलना शुरू होता है तो उस क्षेत्र में जाने वाले सभी हवाई जहाजों की उड़ानें रोक दी जाती हैं। ये देखिए, ये क्रेटर है, ये जो बड़ा सा गहरा सा गड्ढा दिख रहा था इसको क्रेटर कहते हैं। तो ये बच्चों को आप बता सकते हैं कि जो पहाड़ के क्रेटर या ज्वालामुखी के क्रेटर होते हैं वो ऐसे होते हैं। तो अभी तो हम देख रहे हैं वो ज्वालामुखी जिनमें से धुआं निकल रहा है। हो सकता है सालों तक ये धुआं ऐसे ही निकलता रहे, मैग्मा निकले ही नहीं, बहुत साल, 10 साल, 5 साल, 7 साल, उसके बाद मैग्मा निकलना शुरू हो। नहीं आप लगा दीजिए आकर। नहीं अभी नहीं लगा, सही बोलने लगा। तो आप कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा, अच्छा, जब ज्वालामुखी पूरी तरह से फट जाते हैं, उनका लावा निकल जाता है, तो वहां पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं और कई बारी इन गड्ढों में बहुत सुंदर झीलें भी बन जाती हैं। इनको क्रेटर झील कहते हैं। ये देखिए, ये लावा है। जब लावा बहता है, गर्म इतना होता है, उससे ये होता है आसपास के एरिया में। ये लावा बहने के बाद ये देखिए, इस तरह से लावा बहता है और ऐसे आग लगती है। ये देखिए, इस चित्र में लावा निकल रहा है। ये जो आखिरी इसमें दिख रहा है, आखिरी चित्र में जिस तरह से, ये देखिए, ये क्रेटर है और इसके बीच में पानी भर जाता है और इसके आसपास जो, एक सेकंड हम वापस जाते हैं थोड़ा सा, ये जो सफेद सफेद दिख रहा है आपको, ये लावा के बहने से बना है, जो लावा जम गया है यहाँ पे, और इसके बीच में बारिश का पानी इकट्ठा होता जाता है, झील भी बन जाती है। कई बारी लावा बहने के बाद नीचे से जल का स्रोत निकल आता है तो झील भी बन जाती है। इसके बाद हम बच्चों को ये ज्वालामुखी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो हम इस तरह का एक रेखा चित्र भी बच्चों को बना के बता सकते हैं।
अच्छा, अब हम ये जो भी पढ़ाया हमने उनको वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, इससे रिलेटेड एक्टिविटी क्लास में क्या करा सकते हैं वो यहाँ पर है। ये हम वलित पर्वत बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह से बनते हैं और काम करते हैं। इसके लिए हमें कुछ रुमाल चाहिए होंगे और 2 डब्बे या 2 ईंटें चाहिए होंगे क्लास में। Fold mountains are formed when the layers of the Earth's crust are folded by. अब ये देखिए, एनिमेशन की मदद से बच्चों को बताया जा रहा है कि जब 2 तरफ से प्रेशर पड़ता है तब वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बनते हैं। ये इन्होंने तौलिया या कपड़ा या कागज रख लिया है और ये 2 ईंटें इन्होंने जूतों के डब्बे लिए हैं। हम 2 ईंटें ले सकते हैं और जब हम दोनों तरफ से उसको दबाते हैं तो उसमें मोड़ पड़ते हैं। इसी तरह से हमारी पृथ्वी पर मोड़दार पर्वत बनते हैं। तो ये एक्टिविटी हम बच्चों को करा सकते हैं क्लास में, बल्कि इससे भी आसान है। The Aravalli Range in India is an example of old fold mountain. It was formed over 250 million years ago and has gentle slopes and low altitude due to weathering over time. The Young Fold Mountains were formed comparatively recently, about 25 million years ago. These mountains are rugged and lofty. They comprise the world's highest mountain ranges like the Alps of Europe and the Himalayas of Asia. तो यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी ये देखी। Hello everybody, this is Digraj Singh Rajput. I'm sorry. Welcome to Magnet Brains. Sorry. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। इस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। सॉरी। तो कभी कभी बच्चों को जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट कराते हैं वैसे कुछ चीजों से कुछ एक्टिविटीज करा दे तो थोड़ा सा क्लास में बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अभी हमने एक एक्टिविटी ये की जिसमें कि हमने कपड़े, कागज या तौलिया की मदद से वलित पर्वत कैसे बनते हैं वो दिखाया। इसको हम जो है जैसे मेरी स्क्रीन दिख रही है? एक सेकेंड, अब दिख रहा है पीपीटी वाला स्क्रीन? एक्टिविटी दिख रही है ना? हाँ, एक्टिविटी है। यही दिखा रही हूँ, अभी मैं यहीं पे हूँ, अभी वीडियो नहीं शुरू किया मैंने। तो बच्चे कागज से पंखा बनाते हैं। हम सब ने भी अपने बचपन में जरूर बनाया होगा। कागज को मोड़ मोड़ के उसमें मोड़ डाल के पंखा बना के बच्चे खेलते हैं। तो बच्चों को उससे भी हम समझा सकते हैं कि इसी तरह से पृथ्वी में मोड़ पड़ते हैं हमारे धरातल पर और पर्वत बनते हैं। अच्छा, दूसरा ये है एक एक्टिविटी जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स बनाना बता रहे हैं। If you want to achieve better results, make a great impression, and save time at work, you should get Grammarly. With Grammarly, it's like I have my own person. Block mountains. पहले उन्होंने चित्र दिखाया है कि ब्लॉक माउंटेन कैसे दिखते हैं, भ्रंश या ब्लॉक माउंटेन। उसके बाद यहाँ एक्टिविटी है, इसमें समझा रहे हैं, ये एनिमेशन से समझा रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी में दरारें पड़ जाती हैं और कुछ हिस्सा नीचे चला जाता है, कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये एक बड़ी सी रबड़ ले ली है, जो बच्चे जिससे बिगाड़ते हैं, इरेजर कहते हैं जिसे।
एक बड़ा सा उसका टुकड़ा ले लिया है और चाकू की मदद से इसको उसी तरह से काटा है जैसे पृथ्वी पे दरारें पड़ती हैं। पानी में घोल बना के ले जाकर रतन रतन ईयरफोन रखे आपको, ईयरफोन रखे आपको, देखा था इधर मीटिंग हमारा। जब ये बन रहे हैं, अब तीनों टुकड़ों को जोड़ के थोड़ा ऊपर उठा लिया है और धीरे धीरे बीच का पार्ट छोड़ रहे हैं, हटाया नहीं, धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं। इस तरह से ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ये बच्चों को दिखा भी सकते हैं हम और क्लास में करा भी सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल है ये। भाई भाई गले से शरीर गर्म हो गई। जब हम बच्चों को ये सब दिखा दें, बता दें, उसके बाद हम उनको इस तरह का एक चित्र दे सकते हैं। चित्र को देखकर विभिन्न प्रकार के पर्वतों की पहचान कीजिए एवं उनकी विशेषताएं उदाहरण सहित बताइए। तो उन्होंने जो भी सीखा है पर्वतों के बारे में, जो भी पढ़ा है या जिस भी विषय के बारे में पढ़ा है, वहां उससे संबंधित आप चित्र दे सकते हैं। हिंट के रूप में कुछ शब्द दे सकते हैं। जैसे अगर हिंदी में या इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, आपने कोई एक एडजेक्टिव पढ़ा है, आप चित्र दे दीजिए कुछ, या कुछ शब्द दे दीजिए कि ये क्या है, इनको पहचानो और इसके बारे में लिखो। उसी तरह से यहाँ पे मैंने ये वलित पर्वत हो गए, ये अपशिष्ट पर्वत हो गए, ये गुंबदाकार है, ज्वालामुखी है, पठार है, इसके बारे में बच्चे लिखेंगे। और इसको हम थिंक पेयर शेयर में कर सकते हैं। हमने चित्र दिखा दिया बच्चों को, आपस में वो डिस्कस करेंगे ये कौन सा है, कौन कौन सा है, और फिर पूरी क्लास के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अब एक आखिरी चीज है आपके लिए, मुझे अब क्लास भी ओवर करना है, टाइम हो रहा है आपका भी। विद्यालय एवं शिक्षा से संबंधित ज्यादा से ज्यादा शब्द 1 मिनट में लिखिए। लिखना शुरू कर दीजिए प्लीज, मैं टाइमर शुरू कर रही हूँ। विद्यालय या शिक्षा, स्कूल से संबंधित, या जब आप स्कूल आते हैं जो चीजें देखते हैं, जितनी चीजें आप लिख सकते हैं लिखिए। शुरू हो गया टाइम। मैं 1 मिनट का टाइम और बढ़ा रही हूँ यहाँ पे, 2 मिनट में लिखिए आप लोग।
हाँ जी, हो गया टाइम, स्टॉप। श्याम सुंदर जी, आपने कितनी चीजें लिखी? क्या मैम? कितनी चीजें लिखी? लिखे नंबर बताइए, नंबर। 6 लाइन लिखे है। कितने सर? वही 5-6 से ज्यादा है मैम। कितना है सर, गिनिए ना, गिन के बताइए। शमा जी अपनी कॉपी, विद्या जी, शमा जी अपनी कॉपी देखें। सीमा, आपने कितने लिखे? 50 शब्द के आसपास मेरा है मैम। सर आपने 50 लिख लिए? सुनील सर आप? फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8। सीमा जी ने 20 लिखे हैं। 16। आप बस 16 ही लिखे सर। शमा जी, आप तो देर से आई थी, आपने कितने लिखे? अच्छा, विद्या जी? विद्या जी, आपने कितना लिखा है? तो सुनना नहीं ना है मैम? हाँ जी, सुनना नहीं है आपको? नहीं, हमें सुनना भी है, रुकिए पहले। विद्या जी, आपने कितने लिखे, जल्दी से बताइए। बस? अच्छा, तो श्याम सुंदर जी ने सबसे ज्यादा लिखे। श्याम सुंदर जी बताइए। हमने पूरा वो इतिहास लिख दिया। सब को जोड़ते हुए मैंने लाइन बना दिया। अच्छा, नहीं वैसे नहीं लिखना था, सिर्फ लिखना था जब हम विद्यालय में आते हैं या शिक्षा से संबंधित क्या क्या चीजें होती हैं। इस एक्टिविटी को कराने के पीछे मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि अगर हम भूगोल पढ़ाते हैं तो भूगोल पढ़ाने में हम किन किन चीजों की सहायता ले सकते हैं, हमें वो याद आ जाएंगी। मैप, चॉक, डस्टर, ग्लोब, कलर पेंसिल्स, पेन, कागज, या प्रयोग के लिए चीजें। अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में हम पाठ का नाम, कविता, कहानी, कुछ भी। इस एक्टिविटी का उद्देश्य ये है कि आप जब कक्षा में आते हैं, अपनी कक्षा, अपने विषय से संबंधित जितनी चीजें आपको याद आती हैं, एक बार उनका ध्यान करिए और ज्यादा से ज्यादा चीजों को बच्चों को पढ़ाने में प्रयोग करिए। अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो डिफरेंट शेप्स हैं जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं। बड़े बच्चों को तो हम एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह पढ़ाते हैं, तो आज हमने अगर उनको सिलेंड्रिकल शेप्स का वॉल्यूम बताया है, तो एक बार हम ध्यान कर लें क्या क्या चीजें सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं। पेन, पेंसिल, सब आ जाता है उसमें। तो हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देके, ज्यादा से ज्यादा वैरायटी देके अपने बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मतलब हमारा उद्देश्य पढ़ाने का यही होता है कि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनको रटा दिया कि राम का भाई लक्ष्मण। अगर हम राम का भाई बता रहे हैं तो राम का भाई लक्ष्मण भी है, राम का भाई भरत भी है, राम का भाई शत्रुघ्न भी है। मगर अगर बच्चे ने सिर्फ यही याद किया कि राम का भाई लक्ष्मण, तो अगर पूछा जाएगा भरत कौन थे, शत्रुघ्न कौन थे, वो नहीं बता पाएगा। एक इस तरह से पढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देके, ज्यादा से ज्यादा चीजों से कनेक्ट करके बच्चे को। और दूसरा, एक ही चीज को 10 तरह से पूछा जाए तो भी बच्चा बता पाए। तो आज का हमारा सेशन अब यहीं खत्म होता है। एक सेकेंड, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा टाइम मुझको दिया। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज मेरा फोन नंबर ग्रुप में भी है, आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके, कॉल करके, या आपके विषय से संबंधित अगर आपको कुछ कहीं लगता है कि मैं किसी प्रकार से कोई मदद कर सकती हूँ
आपको ये बताने में कि आप इस टॉपिक को नए तरीके से कैसे पढ़ाइए या कैसे कोई एक्टिविटी उसमें डालिए, तो आप मुझे कॉल करके कभी भी। Divya, हाँ या it will be good if they decide that who is going to say take the same chapter. Yeah. तो आप लोगों में से कौन इस पार्ट को अपनी क्लास में पढ़ाएगा? मैं एक तो ऑलरेडी जिनका वो सब्जेक्ट है वो लोग पढ़ाएंगे। हाँ हाँ, तो शमा जी पढ़ाएंगी इसको। अमित जी है जियोग्राफी में। हाँ ठीक है, तो ये पार्ट क्योंकि बहुत शुरू का है तो आई एम श्योर एक बार ही पढ़ाया जा चुका होगा। शमा जी, इस पार्ट को ना पढ़ा के अब आप अगला कौन सा पार्ट पढ़ाने वाली हैं? जो आजकल तो क्लास कर नहीं रहा, बच्चों का बंद है कई दिन से। हाँ नहीं, तो अगला पार्ट आपको कौन सा पढ़ाना है क्लास में? 7वां पार्ट पढ़ाना है आपको। तो 7वां पार्ट हमारा होगा इसमें से वायुमंडल एवं जलमंडल। जलमंडल पढ़ाना है आपको बच्चों को। उस पार्ट का पिक्चर मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सीमा जी, और सॉरी शमा जी। तो पहले जो पार्ट पढ़ाना था उसका हम फोटो खींच के भेजेंगे। हाँ अच्छा, एक मिनट, नहीं मेरे पास यहाँ किताब खुली हुई है, हम देख सकते हैं कौन सा पार्ट है ये। आपने मुझे वायुमंडल की भेजी थी। हाँ तो वही होगा, 7 पार्ट वही है, पार्ट वायुमंडल का। हाँ वही वायुमंडल जलमंडल वाले पार्ट हैं ये, 5 से 7 वाले। एक मिनट, पार्ट 5 है वायुमंडल, 6 होगा स्थल मंडल। अरे यार, एक मिनट, अभी मेरा कंप्यूटर अपने आप काम करने लगा है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमको। सुपर So Shamaji will be taking the class. Yeah, Shamaji would be taking the class. She would be taking a class on a different topic. Okay. On the same lines. Okay. But on a different topic. Yeah, yeah. So the same, if they decide the date and the time, and if they inform us, then we can send a Zoom link and we can attend. You can also attend and you can suggest if she is, yeah. So she would be teaching chapter 7, which is समुद्र की गतियां. Okay, okay. शमा जी, ये है 7वां पार्ट, समुद्र की गतियां. अच्छा, एक चीज और है, मुझे नहीं पता इनके पास जो किताब है बच्चों के पास, इसमें इतनी गलतियां हैं कि नहीं, मगर मैं ये जो ई बुक देखती हूँ जिससे मैं देख रही हूँ, इसमें बहुत गलत है, बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं. तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिखता है तो क्या आप उसको ठीक करा देते हैं क्लास में? अगर किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, क्या आप उसको कटवा के ठीक कराते हैं? हाँ जी, अच्छा ठीक है. जैसे क्योंकि ये जो ई एडिशन में देखती हूँ ऑनलाइन किताब, इसमें मुझे बहुत गलतियां दिखती हैं. बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स, उल्टे सीधे शब्द. सॉरी. तो अगर किताब में कुछ गलती दिखती है, आप उसको तुरंत काट के ठीक करवा दीजिए बच्चों से वहीं पे. ठीक है. और ये अगर गलती होती है उसमें मैडम तो हम लोग ठीक करवाते हैं, लेकिन जो हम लोग के यहाँ जो किताब चलती है गवर्नमेंट की, उसमें बहुत ना के बराबर गलतियां हैं, उसमें गलतियां बहुत ही कम हैं. ठीक है अमित जी, ऐसा हो सकता है कि वही चीज जब कोडिंग होके ई पोर्टल पे आती है ना, तो कई चीजें अपने आप गलत हो जाती हैं, वो लैंग्वेज इशू हो सकता है. ठीक है. तो शमा जी, आप इसको पढ़ाएंगी. तो इसके लिए बस मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगी कि पहले आप एक माइंड मैप बना लीजिएगा. जैसे वो पहला डायग्राम मैंने बनाया था ना, चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइड है और क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, तो एक वो बना लीजिएगा. तो ये वाला चैप्टर है. और आपको मेरी कोई मदद चाहिए हो
तो मुझे आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? ठीक है जी। तो और क्षमा जी, जब आप सिखाते हैं ना, जब आप एक क्लास लेते हैं ना, हमको इन्फॉर्म कर लीजिए और हम ऑनलाइन में ज्वाइन कर लेंगे। तो अगर कुछ आपको कुछ हेल्प चाहिए तो दिव्या जी हेल्प कर सकते हैं। जब भी आप ये पढ़ाएंगे तो आप हम लोग को मतलब अमित जी या कोई भी बता देगा टाइम और किस दिन पढ़ा रहे हैं आप। मैम अभी विद्यालय जो कि की वजह से बंद चल रहा है, तो ओके। सप्ताह में विद्यालय अगर खुल जाता है तो हम लोग फिर जिस पीरियड में जिस टाइम इनका क्लास रहेगा उस हिसाब से आपको हम लोग बता देंगे। फिर अपना बिल्कुल सर। अच्छा, बस इसमें एक एक्टिविटी रह गई थी कि हमने पाठ में जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे, जितने भी तरह के नाम पढ़े थे, एग्जाम्पल्स पढ़े थे, आप एक ये उनको करने को दे सकते हैं ऐसे टेबल बना के कि जिस भी हेडिंग में ये आते हैं, पर्वतों के अंदर आते हैं तो पर्वत लिख के उसके अंदर लिखे, पठार के अंदर आते हैं तो पठार लिखे, मैदान में आते हैं तो मैदान में लिखे। तो इस तरह का कुछ भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। और अब ये निम्नलिखित स्थल आकृतियों का वर्गीकरण उनके उच्चावच के आधार पर कीजिए। आप यहाँ पे लिख दीजिए और वर्गीकरण करवा लीजिए। और पाठ में जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो आप यहाँ लिखवा दीजिए, पहले एक उनको दे दीजिए और फिर उनसे कहिए छांट के सही खाने में ले जाएं, सही हेडिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। शमा जी, आपके पास अभी काफी टाइम है स्कूल खुलने से पहले, तो एक बारी कोशिश करिएगा बनाने की पाठ को। जैसे बीएड में मेरे ख्याल से आपने बीएड किया हुआ है, क्योंकि पिछली बारी आप कह रही थी प्रथम अन्विति, द्वितीय अन्विति, उससे मुझे ऐसा लगा था। तो बीएड में जैसे पाठ लेसन प्लानिंग करते हैं, एक बारी उस हिसाब से करके देखिएगा इस चैप्टर की। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर लीजिएगा, हम उस पर डिस्कशन भी कर लेंगे, ठीक है? आई एम श्योर बीएड आप सभी ने किया होगा, सभी टीचर्स हैं यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बीएड करने ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने 5 साल टीचिंग कर ली थी, उसके बाद बीएड किया था। तो अच्छा टीचर होने के लिए बीएड करना जरूरी नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू, बाय, थैंक्स नीला, थैंक यू, बाय बाय बाय। समारोह